दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क, दस्तक, 4 PM गुजरात, सब पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर चानी। किरण पटेल को लेकर हम एक सीरीज कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हम तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और वो सब ऐसी ऐसी चीजें जो सतह के नीचे दबी हुई थी, छुपी हुई थी, उन सब चीजों को आपके समक्ष खोद कर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा काम है ये कि सही जानकारी जितनी भी हमारे पास आती है वो आप तक पहुंचाए। तो देखिए, कल आपने देखा होगा कि हमने कल भी एक कार्यक्रम किया था। कल दोपहर को किया था, 4 बजे के आसपास। उसमें हमने बताया था कि ये क्या एक छोटी मछली है क्या, किरण पटेल, जो अपने आप को प्रधानमंत्री कार्यालय का एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रेटेजी एंड कैंपेन के मामले में अपने आप को बताकर जम्मू कश्मीर की मेहमान नवाजी लूटता रहा। पर क्या वो अकेला ही ये कर रहा था? हमने कल बताया आपको कि नहीं, गुजरात के मुख्यमंत्री के पीआरओ की पोस्ट पर बैठे हितेश पंड्या के सुपुत्र अमित भाई पंड्या भी उन्हीं के साथ थे। आनंदीबेन पटेल जब मुख्यमंत्री थी तब उनके जो एक पीए हुआ करते थे, उनके बेटे भी, जय सीताबरा भी इनके साथ थे। और त्रिलोक सिंह करके एक शख्स है जो राजस्थान का बताया जाता है, और ये भी बताया जाता है कि राजस्थान में संघ और बीजेपी दोनों में उनकी बड़ी पैठ है। ये पता है, ये पैठ शब्द जो है ना, ये बड़ा अजीब है थोड़ा। जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, पैठ का मतलब एक तो सही अर्थ तो ये होता है कि आपकी बड़ी पहुंच है वहां पे, मतलब आपको माना जाता है, आपको सुनना पड़ता है, आपको गंभीरता से सीरियसली लेना पड़ता है, उतना आपका एक दबदबा भी है, आपका एक रसूख भी है। तो पैठ शब्द ठीक होता है। लेकिन आजकल जो पैठ शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो ये इस समझ के साथ किया जाता है कि अगर आपकी पैठ बहुत है तो मतलब आप बहुत बड़े दल्ले हैं, आपकी दलाल होने की क्षमता अभूतपूर्व है, तब आपकी बहुत बड़ी पैठ है। तो हमने ये जो पैठ शब्द इस्तेमाल किया वो इस संदर्भ में इस्तेमाल किया कि अगर इनकी पैठ है तो मतलब बहुत बड़े दलाल हो सकते हैं वो, जिसको अंग्रेजी में जरा सुशोभित वर्ड है, कहते हैं कि पावर ब्रोकर। ये पावर पावर ब्रोकिंग जो है वो बहुत आजकल जो है फैशन में है। और कौन सी फाइल कहाँ पास करवा देनी है, कौन सी फाइल कहाँ दबा देनी है, किसका प्रमोशन करवाना है, किसका तबादला करवाना है, मनचाही जगह पे तबादला करवाना है तो उसके अलग से पैसे होंगे। ये सब जो ये पैठ वाले लोग होते हैं, जो पावर ब्रोकर हैं, सादी भाषा में, सीधी सादी भाषा में, हमारी बोलचाल की भाषा में उसको दलाल कहते हैं। वो दलाल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो ये भी साथ में सब थे। तो कल हमने जब ये कहा आपको, और आज के भी हमारे कुछ दिन के कार्यक्रम में कहा ना कि हम कुछ जानकारी हमारे पास आ रही है जो हमको लगता है बड़ी ठोस है। वो जानकारी ये है, ये बताया जा रहा है हमको कि गुजरात के जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उनके सुपुत्र हैं श्रीमान संजय पटेल। और श्रीमान संजय पटेल के साथ ये किरण पटेल जो है, इनके बड़े घनिष्ठ संबंध रहे हैं, ये हमको बताया जा रहा है हमारे सूत्रों के द्वारा। और ये भी बताया जा रहा है कि एक चाय पीने की, अब देखिए चाय की टपरी भी होती है, चाय पीने की सोफिस्टिकेटेड शॉप्स भी होती है, लेकिन एक चेन ऑफ शॉप्स खुली है हमारे यहाँ गुजरात में काफी सालों से, उसको कहते हैं टी पोस्ट। हाँ, टी पोस्ट। तो वो टी पोस्ट करके एक जो चाय की, चाय वगैरह नाश्ता वगैरह भी मिलता है वहां पे,
चाय के साथ जो जो नाश्ता कर सकते हैं वो सब नाश्ता वहां पे मिलता है, स्नैक्स मिलते हैं वहां पे। वो मैंने कहा कि वो चेन ऑफ शॉप्स हैं, तो पूरे गुजरात में वो खुली हुई है। तो जो अहमदाबाद में सिंधु भवन इलाका है, उस रोड पे ये एक जो टी पोस्ट की जो शॉप है, रेस्टोरेंट इसको कह सकते हैं, वहां पे ये दोनों जो है, संजय पटेल और किरण पटेल की मुलाकातें होती थी और बहुत गहन चिंतन मनन ये सब होता था, ये हमको बताया गया है। हमको ये भी बताया गया है कि ये जो मिलते थे उसके तो प्रूफ भी हैं कि उनकी मुलाकातें होती थी, उनके आधार हैं कि ये मिलते थे, ऐसा हमको बताया गया। और संजय पटेल साहब जो है, मैं आपको एक चीज और भी बता दूं, क्योंकि ये बात तो मैं भी जानता हूं और बहुत सारे लोग जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं वो सब जानते हैं कि संजय पटेल जो है वो भूपेंद्र पटेल जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनके साथ उनका बड़ा अच्छा रिश्ता है। और क्योंकि भूपेंद्र पटेल आनंदीबेन पटेल के ही बहुत करीबी हुआ करते थे, रहा करते थे, तो आज की स्थिति में भी वो संजय पटेल जो है वो जब चाहे तब भूपेंद्र पटेल को मिल सकते हैं, जब चाहे तब उनसे बात कर सकते हैं। और वो सब फॉर्मेलिटीज और अपॉइंटमेंट लेना और फिर राह देखकर बाहर खड़े रहना, ये सब संजय पटेल को नहीं करना पड़ता है जब उनको भूपेंद्र पटेल को मिलना होता है तब। अब एक सीएमओ का सिरा निकलता है हितेश पंड्या, जो कि पीआरओ हैं। वो पीआरओ के तौर पर क्या करते हैं, हमने जिसे कल भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, कोई नहीं जानता है, क्योंकि ना इनके नाम से कभी कोई हमने प्रेस विज्ञप्ति देखी इतने सालों में। लेकिन वो बैठे रहते हैं सीएम हाउस जो है गांधीनगर में, तो सीएम बंगलो जो है जहां पे मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां पे जाके उस सीएम आवास में वो बैठते हैं। और एक अंदर एक है, एक दूर एक अंदर कमरा है, वहां बैठते हैं, वो काम करते हैं। इतने ज्यादा वो घुलते मिलते भी नहीं है लोगों से, बाहर भी इतना जो है अपने आप को दिखाने की कोशिश भी नहीं करते हैं, पर वहां बैठे रहते हैं। तो एक सिरा वो है। और दूसरा सिरा जो अभी समझ में आ रहा है वो है कि संजय पटेल और किरण पटेल का एक दूसरे के साथ उठना बैठना। और हमको ये भी बताया गया कि कहीं ना कहीं कुछ व्यावसायिक संबंध भी इन दोनों के बीच में है। और तीसरी बात जो हमको ये बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि कोई एक, अब इस पर हम कंफर्म नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस पर हम जो है कुछ कंफर्म ठोस जानकारी आपको दे पाए, लेकिन ये अभी इसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं अभी। पर वो बात ये है कि इन सब ने मिलके जम्मू कश्मीर में कुछ सरकारी ठेके या कॉन्ट्रैक्ट जो हैं इनको कुछ मिले हुए हैं। ये ले ये लिए इनको यह मिला है या तो मिलने की तैयारी में था, इसमें से कुछ है। इसमें हो सकता है कि सीसीटीवी लगाने का भी एक कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है। जम्मू कश्मीर चूंकि बहुत ही सेंसिटिव स्टेट है, सबसे ज्यादा सेंसिटिव स्टेट्स में से वो एक है, तो वहां सर्वेलेंस जो है वो हर जगह पे रखना बड़ा जरूरी हो जाता है। और वो सर्वेलेंस अगर आपको रखना हो तो हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के आपको सीसीटीवी जो है वो लगाने पड़ेंगे। तो अगर वो लगाने हो तो फिर वो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में चाहिए होंगे। तो अगर वो बड़ी संख्या में चाहिए होंगे तो इसका कॉन्ट्रैक्ट अगर समझ लीजिए कि आपको मिल जाए तो फिर आप पर रूपों की बारिश हो जाएगी, है ना। तो ये हमको बताया गया है कि कुछ सीसीटीवी के कॉन्ट्रैक्ट का भी चक्कर है। और ये सब जो हो रहा था ये अमित शाह साहब के नजर में नहीं था, ये भी हमको बताया गया है। ये जो किरण पटेल है, जो अपने आप को पिछले 6.5-7 साल से प्रधानमंत्री कार्यालय का ऑफिशियल बता रहे हैं, सबको धौंस जमा रहे हैं और अपनी हेकड़ी जो है वो एक तरह से रुआब रौब जो झाड़ रहे हैं सब पे। और ये सब जो हो तो 6.5-7 साल से हो ही रहा है। और हमको तो एक चीज ये अभी भी समझ में नहीं आती, इसका इसका कोई जवाब दे दे अगर, कि वो ट्विटर पे प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग करते हुए नरेंद्र मोदी साहब की जो ट्विटर हैंडल है उसको टैग करते हुए
जब ये लिखते हैं कि थैंक यू मोदी जी कि आपने जम्मू कश्मीर को डेवलप करने की जिम्मेदारी मुझे दी है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो ये क्या किसी के ध्यान में नहीं आता है क्या? प्रधानमंत्री को लेकर अगर इस देश में कुछ भी बोला भी जाता है, फॉर एग्जाम्पल फोन पे, तो उसको भी ट्रेस किया जाता है, ट्रैक किया जाता है, ये हमको कुछ हमारे मित्र बता रहे हैं। तब तो ये तो सरेआम ट्विटर पे ये उनको टैग करके लिख रहे हैं, और फिर भी अगर प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कुछ नहीं इस पर बात हो रही है कि भाई हमने कहाँ जिम्मेदारी दी है आपको, ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर एक चीज का हमको पता चला, वो ये है कि अमित शाह साहब के ध्यान में ये सब नहीं था। अब एक तो ये समझ लीजिए, दूसरी बात अब ये समझ लीजिए कि क्यों मैं कह रहा हूं कि ये छोटी मछली है। किरण पटेल को एक तरह का नशा है बस कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा दिखाऊं, मेरा रुआब जो है, मेरा रौब इतना बेहतरीन होना चाहिए कि लोग जो है बस मान ले कि मैं बहुत बड़ी हस्ती हूं। वो इनका एक नशा है। उस नशे के साथ साथ उन्होंने बहुत सारी चीटिंग्स किए, फ्रॉड्स किए, धोखाधड़ी की, ये सब हुआ है, करोड़ों रुपए का हुआ है, ये उनका धंधा ही ये है। तो नशा दोनों चीजों का है उनको। पर इस चीज का फायदा जो है कहीं ना कहीं उठा के, ये जो मैंने आगे अभी जो बताया आपको, उनमें से कोई भी ये एक हो सकता है कि मोहरा इसको बनाओ और कोशिश करो कि अगर कोई लाभ वहां से जम्मू कश्मीर सरकार के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाए, कुछ हमको अगर वहां से बिजनेस मिल जाए, तो उसमें बुरा क्या है। तो अब हमको एक चीज जो और हमारे एक बहुत ही विश्वास पात्र, बहुत ही क्रेडिबल और कॉन्फिडेंशियल जो हमारे एक सूत्र हैं, उनका ये कहना था आज कि ये बात अगर अमित शाह साहब को पता होती तो इनकी कभी एंट्री ही नहीं हो पाती। ये हमको बताया जा रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं और हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि अमित शाह साहब और आनंदीबेन पटेल के बीच में हमेशा से 36 का आंकड़ा रहा है, और एक दूसरे को गुजरात की बिसात पर मात और शेर देने की कोशिश लगातार लोगों ने की है। मुख्यमंत्री पद पाने के बाद आनंदीबेन पटेल को चैन से अगर शासन नहीं कर पाई, तो उसमें ये कहा जाता है कि अमित शाह साहब का बहुत बड़ा एक एक रोल है, बड़ी भूमिका है। ये राजनीति के गलियारों में ये चर्चा बड़ी आम है। और फिर उसके बाद जब आंदोलन, पाटीदार आंदोलन हुआ, तो उसमें भी हार्दिक पटेल को एज ए पपेट इस्तेमाल करने का काम और पूरे आंदोलन को एज ए पपेट इस्तेमाल करने का काम शाह साहब की ओर से किया गया, और उसी के चलते आनंदीबेन को फिर अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। ये मलाल आनंदीबेन को आज तक है, उनको सक्रिय राजनीति से अचानक से निवृत्त होना पड़ा, जो कभी चाहती नहीं थी, लेकिन वो होना पड़ा। ये एक बड़ा एक 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 जिसे कहते हैं ना कि एक बड़ा सा एक एक वो खटास है, एक वो चुभ रही है बात, वो खलिश है, एक वो उनसे भुला नहीं जा रहा है। तो उसके बाद फिर रूपाणी का भी मुख्यमंत्री उनको बनवा देना आनंदी बहन की इच्छा के विरुद्ध, वो एक और बात थी। तो इनको पता है अगर संजय पटेल साहब को कहीं बिजनेस कर चाहिए अगर जम्मू कश्मीर से, तो उनको पता है कि वो अमित शाह के होते हुए वहां उनको कोई किसी तरह का काम नहीं उनका होने वाला है, ना उनको कुछ मिलने वाला है। ये हमको सूत्र बता रहे हैं। तो ये जो तीन लोग थे, जय सीतापरा, अमित पंड्या और त्रिलोक सिंह, ये लोग पकड़े तो साथ में गए थे, पर इन पर कभी कुछ क्यों नहीं हुआ, इनके नाम ने एफआईआर में आया, सिर्फ किरण पटेल का नाम एफआईआर में आया, ऐसा क्यों हुआ? तो हमको ये बताया गया कि वो आनंदीबेन पटेल वाली चैनल का इस्तेमाल हुआ है, उनके इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ है, और उसी के चलते तुरंत ही जो है, क्योंकि एक तो आनंदीबेन का पीए, पूर्व पीए का लड़का था, और दूसरा जो था वो उनका एक एक्स पीआरओ रह चुका था, उनका लड़का था। तो अगर वो कहीं ना कहीं उनको भी हिरासत में लिया जाता, तो सीधी उंगली जो है आनंदीबेन पटेल तरफ या उनके प्रभाव या इन्फ्लुएंस की तरफ उठ सकती थी। वो नहीं होने देना था, इसलिए ये हो गया। लेकिन जैसे ये हो गया, और अब जब ये पता चल गया है कि ये भी थे, और जब पता ये भी चल गया है
वहां ऊपर की बात कर रहा हूं मैं, कि इनके जो सुपुत्र है उनका उनके साथ उठना बैठना था। तो अब ये हमको बताया गया है कि अमित शाह साहब बड़े सक्रिय हुए इस मामले में, और उन्होंने कुछ सूचनाएं इस तरह से दी हैं कि यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल सेट करेंगे, ऐसा हमको समझ में आ रहा है। किरण पटेल को अब एक एग्जाम्पल के तौर पर सेट किया जाएगा कि अगर इस तरह से आप गलती करते हो तो क्या होता है। ये हमको आज सुनाई दिया है, अब इस पर नजर रखेंगे, क्योंकि सूत्र के द्वारा बताई बातचीत है, और सूत्र क्योंकि बड़े बड़े विश्वसनीय और आधारभूत हैं। पर यह बताया गया है कि और फिर जो है एक पॉलिटिकल नेगोशिएशन और डील भी होगा, कि क्या इसमें आनंदीबेन के खेमे को घसीटा जाए इस पूरे मामले में। अगर घसीटा जाएगा तो ये होगा, और अगर आप चाहते हैं कि न घसीटा जाए तो फिर कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों को फिर आनंदीबेन के खेमे को मानना पड़ेगा। ये डील जो है वो पर्दे के पीछे अंडर द टेबल होगी। ये एब्सोल्युटली, ये ऐसे ही होता है, ऐसे ही होगा। तो अब हमको ये देखना है कि क्या ये 3 लोग जो है उन पर कार्रवाई होती है, क्योंकि वो भी तो उनके एडिशनल डायरेक्टर और पीएमओ के स्टाफ के तौर पर थे वहां पे। अगर होती है तो समझ लीजिएगा कि फिर वो कार्रवाई और भी आगे बढ़ सकती है, और अगर नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि फिर जो मैं कह रहा हूं कि जो एक पॉलिटिकल डील पुश की जा रही होगी वो फिर हो गई होगी। दूसरा एक ये है मामला, इसमें एक और चीज आपको बता दूं मैं। जवाहर चावड़ा साहब जो गुजरात के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो प्रवासन और फिशरीज का मंत्रालय देखते थे जब विजय रूपाणी साहब की सरकार थी। जवाहर चावड़ा बेसिकली जो है वो कांग्रेसी विधायक रहे हैं 4 टर्म तक। उससे पहले उनके पिताजी जो है वेथलजी चावड़ा साहब, बड़ा नाम और उनका बड़ा एक अपने इलाके में जो है वो बड़ा उनका दमखम और बड़ी इज्जत रही है, इनकी भी रही है। इस बार वो चुनाव हालांकि हार गए बीजेपी से, पर वो उनको 2019 की के आसपास, हाँ 2019 में विजय रूपाणी ने कांग्रेस छुड़वा के वो बीजेपी में लाए थे और रातों रात उनको मिनिस्टर बना दिया था। वो जवाहर चावड़ा के छोटे भाई हैं जगदीश चावड़ा, हमको ये भी पता चला। जगदीश चावड़ा का एक 18 करोड़ के आसपास का बंगलो है सिंधु भवन रोड के ऊपर, जो मैंने कहा बड़ा पॉश इलाका है। और उस बंगलों पर ये किरण पटेल की नजर पड़ी थी। उसने, ये बताया जा रहा है कि जगदीश चावड़ा के साथ बातचीत करके कहा कि मैं इसको खरीद लेता हूं, पर इसमें रिनोवेशन की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 40-50 लाख रुपए का रिनोवेशन जो है इस पे करना पड़ेगा। तो अगर आप वो करवा दो तो मैं खरीद लेता हूं। तो वो कुछ तय हो गया कि आप खरीद लेंगे, मैं रिनोवेशन करवा देता हूं। तो किरण पटेल ने ये कहा जगदीश चावड़ा को कि आप एक काम कीजिए, मैं करवा में दूंगा, बस आप उसके पैसे मुझको दे दीजिएगा। तो बोले ठीक है। तो पैसे इन्होंने जगदीश चावड़ा से लिए और थोड़ा बहुत कुछ रिनोवेशन करवाया, बाकी के पैसे वो खा गए। और उतना ही नहीं, क्योंकि उनके पास चाबी वगैरह सब आ गई थी बंगले की, तो वो बंगला जो है उन्होंने थोड़ा बहुत ठीक ठाक करवा के उस बंगले पर उन्होंने वहां वहां पहुंच गए। वहां पे उन्होंने वास्तु पूजा भी करवा ली, हवन भी करवा लिया, और बाहर बोर्ड लगवा दिया अपने पिताजी के नाम का, जगदीशपुरम। हालांकि उस बंगले की कोई ना बिक्री हुई थी, ना उसका कोई एडवांस ये किरण पटेल ने ये जगदीश चावड़ा को दिया था। और जगदीश चावड़ा यहाँ नहीं रहते थे। तो जब उनको पता चला कि ये तो विद फैमिली घुस गया है इस बंगले में और कह रहा है कि ये मेरा बंगला है, मैंने खरीद लिया है, तो फिर क्योंकि वो रसूखदार आदमी है तो उन्होंने फिर पुलिस का साथ लिया, और पुलिस ने साथ दिया भी। और फिर वो गए वहां पे और जबरदस्ती जो है सामान बाहर फेंक के उसको घर से बाहर निकाल दिया। तो वो जो जवाहर चावड़ा है वो भी, हमको बताया गया है कि इस मामले में बड़े खुन्नस और खार, मतलब गुस्सा खा के बैठे हुए थे। तो वो भी अब इसमें उतर पड़े हैं, और अमित शाह से उनकी बातचीत हुई, ये हमको बताया गया है। तो इस पूरे कार्यक्रम में जो हम लगातार शुरू हुआ तब से कहने की कोशिश जो कर रहे हैं, सीधा कह रहे हैं, कोशिश तो कहाँ कर रहे हैं, सीधी बात ही कर रहे हैं।
वो ये है कि अब ये मामला हमको जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ किरण पटेल का नहीं है, ये मामला जो है उससे आगे का है। अब ये जो दो खेमे जो लगातार युद्ध करते रहे हैं, एक दूसरे को शह और मात देते रहे हैं, ये जो बड़े दो ताकतवर एंटिटी है भारतीय जनता पार्टी की, इन दो के बीच का मामला ये होता हुआ और इस आगे बढ़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। अब इसमें से क्या तो या तो पॉलिटिकल डील हो गई तो कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, अगर नहीं हुई और अमित शाह साहब को जितना हम जानते हैं, अगर जब मौका सही में अच्छा मिलता है तो वो अपने विरोधी को छोड़ते नहीं है, वो दबोच के मार देते हैं, मतलब उनका करियर वरियर जो है वो खत्म हो जाता है। तो वो अब अगर यहां तक सिरा जाता है, संजय पटेल साहब तक अगर कहीं से वो जाता है, तो फिर आगे क्या होगा ये बड़ी देखने वाली बात होगी। और इस पर जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। और एक खबर ये थी कि ये जमानत तो इनको मिलेगी नहीं, हमको जो हमारे कश्मीर के हमारे मित्र हैं, श्रीनगर के हमारे पत्रकार मित्र, उन्होंने कहा कि अभी 8-10 दिन तो इनको जमानत नहीं मिलने वाली है, ठीक है। और उसके बाद फिर कोशिश करेंगे ये लोग कि मिलती रहे, लेकिन बताया जा रहा है कि शायद इस बार अब मुश्किल हो सकता है उनके लिए, ये भी हमको बताया जा रहा है। और वहां के इंट्रोगेशन से थोड़ी सी कहीं छोटी सी वीडियो लीक हुई है, ये हम आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं, सुन लीजिए, 15-17 सेकंड की है। आने से पहले मैंने डीसी पुलवामा को मैसेज किया था, सर हम इस तरह आ रहे हैं, तो बोले टिकट भेज दो आप, हम बाकी का अरेंजमेंट कर देंगे। होटल बुकिंग वगैरह हम ललित में करते तो हमने होटल बुकिंग करके हम रहे थे वहां पर। हमने एयरपोर्ट से ही गाड़ी रिसीव किया था हमारा, आपका बीपी गाड़ी हमें उसे उन्होंने मैनेज करके रिसीव करवाया था। आने से पहले मैंने डीसी पुलवामा को मैसेज किया था, सर हम इस तरह आ रहे हैं, तो बोले टिकट भेज दो आप, हम बाकी का अरेंजमेंट कर देंगे। होटल बुकिंग वगैरह हम ललित में करते तो हमने होटल बुकिंग करके हम रहे थे वहां पर। हमने एयरपोर्ट से ही गाड़ी रिसीव किया था हमारा, आपका बीपी गाड़ी हमें उसे उन्होंने मैनेज करके रिसीव करवाया था। आने से पहले मैंने डीसी पुलवामा को मैसेज किया था, सर हम इस तरह आ रहे हैं, तो बोले टिकट भेज दो आप, हम बाकी का अरेंजमेंट कर देंगे। होटल बुकिंग वगैरह हम ललित में करते तो हमने होटल बुकिंग करके हम रहे थे वहां पर। हमने एयरपोर्ट से ही गाड़ी रिसीव किया था हमारा, आपका बीपी गाड़ी हमें उसे उन्होंने मैनेज करके रिसीव करवाया था। कह रहे हैं कि हमने पुलवामा के अफसर को बोल दिया था कि हम आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत जो है गाड़ी का इंतजाम कर दिया, वहां से रिसीव कर दिया हमको। और हम तो होटल ललित में ही ठहरते हैं। ये छोटा सा एक है, सोशल मीडिया पे भी ये घूम रहा है, ये कोई एक्सक्लूसिव नहीं है, ये सबके पास हो सकता है, लेकिन एक इस विषय के संदर्भ में हमने आपको ये दिखा दिया। अब एक चीज और जो हमको बताई जा रही है वो ये है कि जो हमारे कार्यक्रम को देखते हुए कुछ लोग हैं जो काफी इनसे पीड़ित हैं, किरण पटेल से बहुत उनसे मार खा चुके हैं, धोखा खा चुके हैं और दगा खा चुके हैं, ऐसे कुछ लोग हैं। पर वो क्योंकि वो सवाल फिर वो इज्जत का भी आ जाता है, बहुत सारे एंगल होते हैं। देखिए समाज में आप को ये कबूल भी करना कि हाँ मुझे कुछ चूना लगा गया, ये भी कबूल करना भी एक जो है बड़ी एक तकलीफ देह बात होती है। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि भरोसा दिलाने की कि भाई आप अगर आएंगे बाहर और बात करेंगे तो ये जो पूरा एक नेटवर्क है उस पर एक और आघात हम कर सकते हैं। तो कोशिश है कुछ अगर ऐसी बात आए, और इस दौरान जो पर्दे के पीछे की जो पूरी कहानी और जो पूरा खेल चल रहा है जो हमने आज आपको बताया है, उसमें जो जो भी डेवलपमेंट होगा तो वो भी हम जो है आपको लगातार आपको बताते रहेंगे, आपको अवगत कराते रहेंगे। और ये देखना और समझना बहुत ही रोचक और रोमांचक हो जाएगा, रसप्रद भी हो जाएगा कि ये जो दो बड़े स्टॉलवर्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके बीच में क्या कोई एक खूंखार युद्ध हो रहा है या फिर बात जो है दब जाएगी। अगर दब जाएगी तो बलि का बकरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ किरण पटेल को बनाया जाएगा, पीछे कौन है ये सब बुला दिया जाएगा। आप क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि क्या होगा, अपने कमेंट करके हमको जरूर बताएं। और कार्यक्रम अगर हमारा अच्छा लगता है तो हम जरूर हम आप हमसे अगर इसी तरह का कंटेंट भी चाहते हैं और अच्छा लगता है आपको, तो फिर हम हमेशा आपसे गुजारिश करते हैं कि इसको लाइक करें, हो सके उतना शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करवाएंगे
आपके आसपास के जो भी मित्र दोस्त, आपका जो भी सर्कल है उसमें, और 4 PM और 10 तक दोनों देखते रहें, यही आपसे उम्मीद है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।